हेलो फ्रेंड्स। मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 22 आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की क्लास में हम आपको टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस कराएंगे। टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जितने भी नाम हमने थंबनेल में लिखे हुए सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ में पेन कॉपी लेकर बैठे, जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे उस पर नोट डाउन करते हुए चले, जिससे आप इन चीजों को एग्जाम टाइम रिवाइज कर सके। यदि आप प्रत्येक पॉइंट को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलते हो तो रिवाइज भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश किया करो आप लोग कि प्रत्येक पॉइंट अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। थ्योरी पढ़ो चाहे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पढ़ो, उसे नोटबुक पे नोट डाउन होना चाहिए। यदि आप चीजों को लिख लिख के याद करते हो तो आपको बहुत आसान होगा याद करने में, आसानी बहुत ज्यादा होगी आप लोग याद करने में और आपको चीजें बहुत जल्दी याद भी होंगी। ठीक है, तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको 21 क्लास में जो हमने आपको होमवर्क में फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल दिया था उसका आंसर बताएंगे और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने उसका राइट आंसर दिया उनके नाम भी लेकर आए हुए। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज कर लीजिएगा। लगातार आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी और इस वीडियो को शेयर ना किया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। और क्वेश्चंस हमारे पसंद आए, अच्छे लगे, आपको कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना न जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो हमने पिछली क्लास में आपको 21 में दिया हुआ था। ओके, और इसका आंसर क्या आएगा। कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत भी दिया है। कैसे गलत दिया आपने, यदि गलत आप आंसर देते हो तो हमको बहुत बुरा लगता है कि इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर आपने गलत दिया है। तो थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मेहनत थोड़ा करना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। जब तक एग्जाम आपका आएगा तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी यदि आप लोग लगातार अभी से पढ़ते हो तो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था। किसी वैद्युत परपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में स्रोत द्वारा 1350 जूल कार्य किया जाता है। परपथ में वैद्युत वाहक बल का परकलन कीजिए। यानी आपसे वैद्युत वाहक बल का मान पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको मिलते हैं एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें ये देखा करो हमको क्या क्या दिया हुआ, क्या हमसे पूछा गया है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व होगा। तो देखो 3 एम्पियर की धारा, यानी धारा आपको जो विद्युत धारा जो मान दिया धारा का, विद्युत धारा का जो मान है आई बराबर, वो आपको कितना दिया है 3 एम्पियर दिया है। तो आई बराबर 3 एम्पियर हो गया। 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, 5 मिनट यानी कि टी बराबर जो आपको दिया है वो 5 मिनट दिया है। कितना दिया है, 5 मिनट दिया है। 5 मिनट, और मिनट को आपको पता है कि हमेशा मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। यदि आपको मिनट में टाइम दिया जा रहा है तो इस बात का आप लोग ध्यान में रखिए, इस बात को कि कभी भी मिनट को मिनट में नहीं रखना, उसे सेकंड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 5 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे तो 5 × 60, तो यहाँ पर हमारा 300 सेकंड निकल के आएगा। कितना, 300 सेकंड हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब बात की जाए 1350 जूल कार्य किया जाता है, यानी डब्लू का जो मान दिया है हमको वो कितना दिया, 1350 जूल। डब्लू का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 1350 जूल दिया है। अब आपको वैद्युत वाहक बल का मान बताना, यानी कि ई बराबर आपको निकालना है। क्या निकालना है, ई बराबर आपको निकालना है। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें। तो फॉर्मूला आपको यदि पता है ई बराबर क्या होता है आई टी और डब्ल्यू के संबंध में, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। तो देखिएगा आगे की बात चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन को देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते जिससे आपको सही से चीजें समझ में आ जाए। तो देखो ई बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका वैद्युत वाहक बल बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू यानी कि कार्य और क्यू आपका क्या, कूलम यानी कि आवेश। तो अब आपको देखो क्यू का मान तो हमको दिया नहीं, आवेश का मान तो हमको दिया नहीं। अब आपको एक फॉर्मूला और याद होना चाहिए जो क्या है,
Q बराबर एक फॉर्मूला आपने देख सुना 12th क्लास में पढ़ा होगा, IT। Q बराबर IT यानी वैद्युत धारा गुणे समय। ये फॉर्मूला आपने बहुत ही ज्यादा पढ़ा होगा 12th क्लास में, 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है ये। अब आपको क्या करना है, Q बराबर IT जब हमें पता चल गया, I का मान आपको दिया, T का मान दिया और W का मान भी हमको दिया, क्योंकि Q का मान हमको दिया। यदि हमको Q का मान यहाँ पर दिया होता है सवाल में तो हमें IT रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अब क्या करना है आपको, W का मान हमको 1350 जूल दिया है, तो ये 1350 अपॉन I का मान कितना है, तो I का मान 3 है और T हमारा कितना आया था 300 सेकेंड निकल के। T हमारा कितना था 300 सेकेंड। एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए यहाँ पर। अब जब 30 का भाग आप लगाओगे, 30 का भाग नहीं, यहाँ पर 3 का भाग लगा के देख रहे, 3 का भाग जब आप 135 में लगाओगे तो 45 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 45। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 45 अपॉन 30, 45/30 हो जाएगा। 45/30 को जब हम काटेंगे तो 15 या 45 और 15 दूनी 30, तो ये 3/2 आएगा। और 2 का भाग जब हम 3 में लगाएंगे तो ये E बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो 1.5 निकल के आएगा। कितना आएगा 1.5, 1.5। अब आप लोगों ने गलत क्या किया था, कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर तो गलत ही दिया, आंसर सही निकाला 1.5 ही आया, लेकिन उन्होंने मात्रक पर ध्यान नहीं दिया। और आप लोग मात्रक पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके क्वेश्चन इसी प्रकार के ऐसे ही गलत होते रहेंगे एग्जाम में भी। फिर आप कहोगे कि हमने तो क्वेश्चन आंसर सही दिया था फिर गलत कैसे हुआ। आप मात्रक में भी गलत कर सकते हो, मात्रक को थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। कुछ स्टूडेंट ने उसका जो आंसर दिया था वो 1.5 जूल दिया था, जबकि वैद्युत भागफल का जो मात्रक होता है वो आपका वोल्ट होता है, यानी वी। क्या होता है वी। तो E बराबर जो हमारा मान निकल के आएगा वो 1.5 वोल्ट निकल के आएगा। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, E बराबर 1.5 वोल्ट। जबकि आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट उसमें सभी नहीं थे बल्कि कुछ थे जिन्होंने 1.5 जूल आंसर दिया, उन्होंने मात्रक ही नहीं देखा। तो ये गलती आप लोग ना करें प्लीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब किन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया, तो सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आया था वो निकिता साक्य, विकास पटेल, आभा यादव, अर्जुन वर्मा और सैजोल कनौजिया, इन लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ था। यदि किसी का नाम छूट गया हो तो आप लोग प्लीज सॉरी, हमें माफ करना। ठीक है, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो देखो उसका आंसर आपको पता चल गया। और एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि जो डार्विन थे वो किस जहाज पर गए थे, किस जहाज पर उन्होंने यात्रा की थी, तो वो आपका नाम उसका था वीगल, वीगल नाम था उस जहाज का। तो ये आपको भी याद करना, अच्छे से याद कर लेना, वीगल, क्या नाम था उसका, वीगल। ठीक है, तो ये भी कई स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया था, लेकिन हमने क्या बात की थी कि उस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन राइट देगा उन्हीं के नाम हम लेकर आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं कि मूंगफली और नारियल में खाने योग्य भाग होता है। इस क्वेश्चन के साथ आपको 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में मिलेंगे, तो सभी क्वेश्चंस को देखकर आप लोग जाएं। जितने भी पॉइंट हम आपको बताओ उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नारियल में खाने योग्य भाग, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो मूंगफली और नारियल में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूंगफली है वो कौन सा फल का प्रकार है, किस फल का प्रकार है, फल का जो प्रकार है इसमें क्या है और इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है। तो मूंगफली में जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका बीज होता है। क्या होता है, बीज। अब बात करते हैं फल का प्रकार कौन सा है, किस फल का ये प्रकार है मूंगफली। तो ये मूंगफली जो है वो आपका लोमिंटम ना फल प्रकार है। फल का जो प्रकार है वो कौन सा है, लोमिंटम, लोमिंटम। मूंगफली जो किस फल का प्रकार है, तो ये लोमिंटम में आता है, आपका किस में आता है, लोमिंटम में। अब बात करते हैं कि मूंगफली जो है वह किस कुल में आती है। मूंगफली यदि आपसे पूछा है कि मूंगफली किस कुल का पादप है, तो मूंगफली जो होता है वो फेवेसी कुल का पादप है। किस कुल का पादप है, फेवेसी कुल का पादप है ये। इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, बीज होता है। इस किस फल का प्रकार है, तो फल का प्रकार पूछा जाए तो लोवेंटर फल का प्रकार है। और किस कुल में आता है ये, तो ये आपका फेवेसी कुल में आता है। ओके, अब बात करते हैं नारियल की। नारियल जो है उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, तो नारियल में खाने योग्य जो भाग होता है वो आपका भ्रूण पोष होता है। क्या होता है, भ्रूण पोष
भ्रूण पोष व बीज, भ्रूण पोष व बीज जो होता है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। नारियल में जो कोकोनट होता है उसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, भ्रूण पोष व बीज होता है। अब बात करते हैं किस फल का प्रकार है, तो ये अष्टल फल का उदाहरण है। किसका, अष्टल, अष्टल फल का उदाहरण जिसे हम ड्रूप फल भी कहते हैं। अष्टल फल या ड्रूप फल के नाम से इसे जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लें। ड्रूप फल, ड्रूप, ड्रूप फल का भी ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ड्रूप फल इसे कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि नारियल किस फल का उदाहरण है, तो ये अष्टल फल या ड्रूप फल का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें खाने योग्य भाग क्या होता है, तो इसमें खाने योग्य भाग जो होता है वो भ्रूण पोष व बीज खाया जाता है। भ्रूण पोष और बीज खाने योग्य भाग होता है। किस फल का प्रकार है, तो ये अष्टल फल या ड्रूप फल का उदाहरण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो नारियल है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम यदि आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताओगे, तो नारियल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कोकस न्यूसीफेरा होता है। क्या होता है, कोकस न्यूसीफेरा। ये पूछा जा सकता है आपसे जनरली, कोकस न्यूसीफेरा ये नारियल का वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे। इस क्वेश्चन में भी आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉकरोच में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच जो होता है उसमें किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉकरोच किस संघ में आता है, किस फाइलम का जंतु है। तो देखो कॉकरोच जो होता है वो आपका संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है। किसका, संघ आर्थ्रोपोडा जो है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसका ये सदस्य है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी जीव आते हैं, आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य हैं, और ज्यादातर इसमें कीट आते हैं, तो इसमें जितने भी सदस्य उन सभी में किस प्रकार का रुधिर होता है ये आपको पहले से पता होगा। जब आपने ये पता कर लिया कि कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा का सदस्य आर्थ्रोपोडा में आता है, तो आर्थ्रोपोडा में अब जितने भी जीव होते हैं उनका रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, तो उनका सभी का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो खुले प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, खुले प्रकार का इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुले प्रकार का और किस में पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। तो जो संघ मोलिस्का है यानी फाइलम जो मोलिस्का होता है उसके जीवों में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो भी आपका खुले प्रकार का होता है। किसका और होता है, तो मोलिस्का, और मोलिस्का के साथ साथ आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा और मोलिस्का में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है, खुले प्रकार का होता है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब बात करते हैं इसके कॉकरोच के संबंध में कुछ 2-3 पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। ये किस वर्ग का है, किस वर्ग में इसे रखा गया, तो कॉकरोच को कीट वर्ग में रखा गया। किस वर्ग में रखा गया, कीट। और कीट जो होते हैं वो किस में आते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा है, तो खुले प्रकार का यानी ओपन टाइप है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उत्सर्जी अंग क्या है कॉकरोच का। तो कॉकरोच का जो उत्सर्जी अंग है वो आपका मेल पीगी नलिकाएं, मेल पीगी नलिकाएं होती हैं। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के जितने भी सदस्य उनमें भी यही होता है। उत्सर्जी अंग यदि आपसे पूछा जाए आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों का तो मेल पीगनी नलिकाएं होती है। ओके, अब बात करते हैं ये इसका श्वसन अंग क्या होता है, ये किस अंग के द्वारा सांस लेता है कॉकरोच। तो कॉकरोच जो सांस लेता है वो आपका किसके द्वारा, ट्रैकिया के द्वारा लेता है। किसके द्वारा लेता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया को हिंदी में कहा जाता है श्वास नाल, श्वास नाल। ये जो सांस इसका जो श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपका ट्रैकिया होता है जिसे हम श्वास नाल कहते हैं। तो कॉकरोच के संबंध में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हमने आपको सभी बताए। ये किस संघ का प्राणी है, तो संघ आर्थ्रोपोडा का है। किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो खुले प्रकार का है। किस वर्ग में रखा गया, किस क्लास में से रखा गया, तो कीट वर्ग में रखा गया, कीट वर्ग में से रखा गया। इसका उत्सर्जी अंग क्या है, तो मेल पीगनी नलिकाएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इंपोर्टेंट है, और ये न्यूमेरिकल आपके सीपी नेट 2017 में पूछा गया था। सीपी नेट 2017 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है तो एक माह में कितनी बिजली यूनिट खर्च होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
तो नोटबुक पे नोट डाउन जरूर कर लें एक बार। 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का जो बल्ब है वो प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो एक माह में कितनी यूनिट खर्च होगी, कितना खर्च उसमें आएगा खर्चा। तो देखो यदि आपको यूनिट निकालनी हो या बिजली का खर्च निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है अच्छी तरीके से। इस प्रकार के सवाल यदि आपको पूछे जाए एग्जाम में तो एक फॉर्मूला होता है बल्ब की संख्या, किसकी संख्या, बल्ब, बल्ब की संख्या। देखो खर्च बराबर आपको क्या करना है यार, बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या, या हम इस फॉर्मूले को नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी आगे कोई स्लाइड हमने खाली नहीं छोड़ी, चलो यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो खर्च बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब की संख्या, बल्ब की संख्या। फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में तभी प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पर जगह जो होती है वो थोड़ा कम है हमारे पास। और गुणे घंटों की संख्या, किसकी संख्या, घंटों की संख्या, गुणा दिनों की संख्या। आपको जो दिनों की संख्या दी हो वो आपको रखनी है यहाँ पर। साथ ही साथ बल्ब की क्षमता, बल्ब की क्षमता कितनी, कितनी कैपेसिटी हमको दी हुई है, तो बल्ब की क्षमता ये आपको रखने के बाद और बटे में आपको क्या करना, सभी के बटे में आपको 1000 का भाग देना होगा। किसका भाग देना होगा, 1000 का। एक बार हम फॉर्मूला आपको बोल देते हैं, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर ले। बल्बों की संख्या गुणे घंटों की संख्या, जितने भी घंटे आपको दी जाए, प्लस दिनों की संख्या और उसकी क्षमता, बल्ब की क्षमता, और बटे में 1000 आपको करना है। अब आपको बल्बों की संख्या कितनी दी है, तो 100 वाट का बल्ब, यानी बल्ब मुझे एक ही दिया है, कोई यहाँ तो ये तो नहीं कहा कि 100 वाट के 10 बल्ब है या 4 है या एक दो बल्ब है, तो ओनली एक बल्ब की बात हो रही है। तो 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है। तो बल्बों की जो संख्या है वो हमारी कितनी है, बल्ब हमारे जो है वो कितने, एक है। घंटे कितने दिए, 5 घंटे। और दिनों की संख्या कितनी है, एक माह, एक माह का मतलब 30 दिन, एक माह का मतलब क्या है, 30 दिन। तो बस चलिए अब तो सवाल सॉल्व आपका हो जाएगा। आपने ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया होगा, बल्ब की संख्या गुणे घंटों की संख्या और दिनों की संख्या, जितने जितने दिनों जलाया जाए, उसके साथ साथ बल्ब की क्षमता, बल्ब की क्षमता कितनी है। तो देखो आपका जो निकल के आएगा, बल्ब की संख्या जो हमको दी है वो एक है, और आपका जो घंटों की संख्या है वो 5 दी हुई है। उसके साथ साथ जो दिनों की संख्या, दिन हमारे एक महीने की बात हो रही तो 30 दिन, महीने को हम दिन में बदल देंगे। और क्षमता कितनी है, तो क्षमता जो हमारी है वो 100 वाट दी हुई है। क्षमता जो दी हुई है वो कितनी दी, 100 वाट दी है। अपोन में 1000 का गुणा करना है, वन से एक, वन एक बिंदी से एक बिंदी, और आपका ये कट के ये कट जाएगा और एक बिंदी से एक बिंदी कट गई। अब आपका कितना बचा, तो 5×15, यानी कि खर्चा जो हमारा आएगा वो खर्च जो निकल के यूनिट में निकल के आएगा, 15 यूनिट निकल के आया, 15 यूनिट बिजली आपकी खर्च हो रही है उस बल्ब से। तो ये 15 यूनिट हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन। अब आपको देखो यहाँ पर बल्बों की संख्या एक दी थी, लेकिन आपको कई बार वो 4 बल्ब दे सकते, 5 दे सकते, तो आप यहाँ पर 4 का ही गुणा करोगे। बल्बों की संख्या आप लोग देख के तभी क्वेश्चन को सॉल्व करें अच्छी तरीके से। तो आंसर हमारा क्या आएगा, राइट, 15 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस की बात हो रही है यहाँ पर, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अभी हम आपको अवतल लेंस और अवतल दर्पण का भी बताएंगे, चारों को जब इकट्ठा बता देंगे तो आप चारों को नोट डाउन कर लेना और एक दो बार रिवाज करना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस व उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उत्तल लेंस में जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है, जो उत्तल लेंस होता है, जो आपका कॉन्वेक्स जो लेंस होता है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। जबकि दर्पण की बात की जाए, उत्तल दर्पण को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। यहाँ पर उल्टा बनता है लेंस में, जबकि दर्पण की बात की जाए तो वहां पर सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। लेंस में पूछा जाए तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। दर्पण की जब बात की जाए उत्तल दर्पण की, तो वहां पर कैसा होता है, काल्पनिक होता है एवं सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा।
दर्पण में सीधा बनता है, लेंस में पूछा जाए तो कैसा बनता है, उल्टा बनता है प्रतिबिंब। उसके जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन अच्छे से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। अब बात करते हैं अवतल लेंस एवं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस और अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो लेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक एवं सीधा बनता है। कैसा होता है, वास्तविक एवं सीधा। वहां पर उल्टा बनता था, यहाँ पर कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक होता है, वास्तविक तो वहां पर भी था, और कैसा होता है, सीधा होता है। जबकि दर्पण की बात की जाए तो दर्पण में जो यहाँ पर दर्पण अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है जिसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक ही होता है लेकिन कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लें। यहाँ सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वहां पर आपका सीधा बनता है, वो उल्टा जो था वो उत्तल लेंस में बनता था, और सीधा जो था वो उत्तल दर्पण में बनता था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बोगेनविलिया के कांटे यानी थॉर्न किसके रूपांतरण है। बोगेनविलिया एक पादप है जिसके कांटे जो होते हैं वो किसके रूपांतरण है, तो उसके जो कांटे होते हैं वो स्टेम के रूपांतरण है, यानी तना जो होता है, तना उसका कांटों में चेंज हो जाता है। जो बोगेनविलिया एक पादप होता है उसके में कांटे पाए जाते हैं, उसकी कांटे किसके रूपांतरण है, तो वो स्टेम यानी तना के रूपांतरण होते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लोएम की किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। फ्लोएम जो होता है आपका, जिसे हम पोषवाह भी कहते हैं, एक प्रकार का सम्मेलनी ऊतक है जो पादपों में पाया जाता है, जिसका काम होता है खनिज तथा जो पौधों में जो भोजन बनता है, जो भोजन बन के तैयार होता है उसे पादपों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना। तो ये एक प्रकार का संवहनी ऊतक होता है और जिसका नाम फ्लोएम, फ्लोएम को हिंदी में पोषवाह कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, खनिज जो भी भोजन बनता है उसे पादपों के प्रत्येक भाग में पहुंचाना, पादपों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना भोजन का ये काम किस किस ऊतक का होता है, तो ये फ्लोएम ऊतक का काम होता है। जबकि जाइलम का काम क्या होता है, जड़ों से, पृथ्वी से खनिज लवण और जल को पत्तियों तक ले जाना, खनिज लवण तथा जल को पत्तियों तक ले जाना, ये किसका काम होता है, जाइलम ऊतक का काम होता है। ये दोनों ही संवहनी ऊतक माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फ्लोएम की किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो फ्लोएम में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें से एक कोशिका आपने पढ़ी होगी, चालनी कोशिका। चालनी कोशिका, चालनी नलिका जिन्हें हम कहते हैं, इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। चालनी नलिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक नहीं आपका पाया जाता। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि फ्लोएम की किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, तो चालनी नलिकाएं जो होती है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये भी आप लोग जान लीजिए, चालनी नलिकाएं ये जो सीव ट्यूब है वो किन किन में पाई जाती हैं। चालनी नलिकाओं को सीव ट्यूब कहा जाता है, SIUVE ट्यूब, ट्यूब का मतलब नलिकाएं। तो सीव ट्यूब जो होती है ये किन किन में पाई जाती है, किन पादपों में पाई जाती है, तो ये एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है और टेरिडोफाइटा में मिलती है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एवं टेरिडोफाइटा में ये चालनी नलिकाएं पाई जाती है और इनमें क्या नहीं होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल तथा द्रव्यमान 4 किग्रा है, पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्रत्येक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, ये जो जितने भी फॉर्मूला है इनको आप लोग अलग से नोट डाउन कर दिया करो। फॉर्मूला जितने भी हम बताते हैं उनको किसी नोटबुक पे नोट डाउन कर अलग से कर लिया करो, जिससे आप सभी फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज कर सके। ठीक है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया ये सबसे पहले आपको देखना है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो आपको दी है, के बराबर जो दिया है वो 200 जूल दिया है। कितना दिया, 200 जूल। तथा द्रव्यमान 4 किग्रा है, यानी एम का जो मान आपको दिया है वो 4 kg दिया हुआ है। पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए, यानी P बराबर आपको निकालना है।
P बराबर आपको नहीं, संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग यानी P बराबर आपको निकालना होगा। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी और संवेग के संबंध में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी और संवेग यानी के संबंध में एक फॉर्मूला होता है, वो आपका क्या है, तो देखिएगा फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना आप लोग। के बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, 11th क्लास में, पी स्क्वायर बटे 2m, पी स्क्वायर बटे 2m, ये काइनेटिक एनर्जी और संवेग में एक फॉर्मूला है। गतिज ऊर्जा और संवेग में एक संबंध है, P बराबर के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। अब मुझे क्या पूछा गया, यहाँ पर P का मान पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, त्रियक इसका गुणा करेंगे। त्रियक गुणा करने पर हमारा क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर बराबर 2km, 2km, के हमारा इधर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 2km हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते सॉल्व, तो P का मान अभी हमें आपको निकाल के दिखाते क्या आएगा। तो देखो P का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P का मान निकालने के लिए आपको, तो देखिए P बराबर हम लिख सकते हैं इसे √2km, इधर ये वर्ग है और इधर हम इस साइड जब उसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो P बराबर 2km लिख सकते हैं अंडर रूट, तो P बराबर अब हो गया, अब अंडर रूट के 2 का मान, तो 2 का 2 रख दो, के का मान जो हमको दिया था वो कितना दिया, 200 जूल दिया है। ठीक है, और एम का जो मान दिया मुझे 4 दिया है, तो इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, यानी 2 दूनी 4, 400, 400 जो करेंगे तो 1600 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 1600। अंडर रूट 1600 को अब मुझे देखो आपको पता है 16 से जो होता है वो 40 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 40 का वर्ग, और मुझे ये अंडर रूट को भी हटाना पड़ेगा। तो कैसे अंडर रूट को हटाएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो P बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 40 का वर्ग, 40 का अंडर रूट 40 का ये वर्ग है हमारा, और वर्ग से वर्ग ये कट जाएगा, तो P बराबर जो आपका मान निकल के आएगा वो 40 निकल के आएगा। अब आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए, तो P संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका मात्रक निकल के आएगा, P बराबर 40 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये P यानी संवेग का मान निकल के आ गया। तो आप वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर ले, K बराबर P स्क्वायर बटे 2m। ठीक है, तो ये मात्रक भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो किसका बहुलक है। ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट 2018 में पूछा गया था, सीपी नेट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन जब बहुत सारे, यानी कि आइसोप्रीन का जो बहुलक है वो क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ होती है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है वो किससे प्राप्त की जाती है, आइसोप्रीन से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, Cu यानी कॉपर का आयन का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। पादपों के वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस ने अपनी किस पुस्तक में प्रसिद्ध किए थे। पादपों के जो वैज्ञानिक नाम है वो कैरोलस लीनियस ने किस पुस्तक में प्रसिद्ध किए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी एक बुक थी, आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताई हुई है, स्पीसीज प्लांटेरम। इनकी कई बुकें, जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम और आपके सिस्टेमा नेचुरी। तो इनको दुनाम पद्धति का संस्थापक भी कहा जाता है। दुनाम पद्धति के बारे में किसने बताया था, वो आपका कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया हुआ था। तो स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक में इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम बताए। पादपों के वैज्ञानिक नाम जो इन्होंने प्रसिद्ध किए थे वो किस पुस्तक में प्रसिद्ध किए थे, तो स्पीसीज प्लांटेरम में किए थे। अब यही बात की जाए कि जंतुओं के वैज्ञानिक नाम किस में लिखे हुए थे, तो जंतुओं के वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किस पुस्तक में इन्होंने लिखे हुए थे। आपको नहीं पता होगा तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। पादपों के वैज्ञानिक नाम स्पीसीज प्लांटेरम में लिखे थे और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम किस पुस्तक में लिखे गए थे, ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट बताया करो, इससे हमें भी पता चले कि हम आपको कैसी तैयारी, किस प्रकार के क्वेश्चंस करा रहे हैं। और आपकी जो भी इच्छा हो, आप जो भी हमसे क्वेश्चन करना चाहते हो, आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया तो प्लीज करना, लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करके जाए, क्योंकि मेहनत लगती है किसी भी काम करने को। कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज जरूर करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।